वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेरीज पूछे थे एंड दैट क्वेरी वाज मेनली रिलेटेड विथ डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब एक्चुअली मैंने कुछ लिख के आपको भेजने के बजाय मुझे लगा कि ये एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं आपको बनाऊं। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपके जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको डाउट है तो आप जो है उसको रिप्लाई भी कर सकते हो, फर्दर क्वेरीज जो है वो आप मुझे पूछ सकते हो। अब आपको जैसे पता है आर्टिकल 21 भारतीय राज्य घटना का आर्टिकल 21 जो है विच इज अ फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार है, उसके अनुसार हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिला है, ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो जीविताचा हक्क आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क। तो ये आजादी, ये जो है राइट टू लाइफ हमें आर्टिकल 21 की वजह से मिला है। अब एग्जैक्टली अगर आर्टिकल 21 की वर्डिंग अगर हम समझेंगे तो ये वर्डिंग क्या है? ये वर्डिंग कहती है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अंडर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो सबसे पहले ये वर्ड, ये टर्मिनोलॉजी कहां पे आती है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आती है। अब ये क्या माजरा है, एग्जैक्टली ये क्या इश्यू है, ये समझने के लिए ये टॉपिक हमें कैसे समझना पड़ेगा? सबसे पहले आर्टिकल 21 क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स क्या है उसको हमें समझना पड़ेगा। दूसरा हमें यह समझना पड़ेगा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो लिया है, एग्जैक्टली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का कहना क्या है। एग्जैक्टली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये मुख्यतः हमने यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ आर्मी के कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो कंसेप्ट दिया हुआ है, तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट क्या है, और जब ये दो चीजें हम समझेंगे तब जाके इसमें का डिफरेंस हमें समझेगा। हमें यह भी समझना होगा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण केसेस, लीगल केसेस, जिसने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसके बारे में कुछ जानकारी दी। तो वैसी वो 1951 की AK गोपालन केस, उसमें क्या कहा गया था, एंड 1978 के मनेका गांधी केस में क्या कहा गया था, ये सारी चीज जब हम समझेंगे तब जाके ये एग्जैक्ट कंसेप्ट कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये चीज क्या है इसको हम समझेंगे। अब सबसे पहली चीज आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अंडर प्रोसीजर एस्टेब्लिश लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। उसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहली चीज हमें देखना है, ये आर्टिकल 21 ये सिर्फ भारतीय नागरिक या इंडियन सिटीजन को ही उपलब्ध नहीं, हर एक व्यक्ति जो भारत में रहता है। सो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंडियन सिटीजन ओनली, इवन इफ समबडी इज नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया स्टिल इट विल बी एप्लीकेबल फॉर हिम। जैसे हमें पता है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये सिर्फ जो है भारतीय नागरिकों को ही मिलेंगे, भारत के बाहर के नागरिकों को या जो भारतीय सिटीजन नहीं है उनको नहीं मिलेंगे। बट आर्टिकल 21 हर एक व्यक्ति को मिलेगा, वो भारतीय नागरिक हो या भारतीय नागरिक ना हो। ये कौन कहता है? भारतीय राज्य घटना आर्टिकल 21। दैट्स व्हाई द वर्ड इज नो पर्सन, यहां पे इंडियन सिटीजन की बात नहीं की गई। और ये क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अंडर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। इसने कहा कि हर एक व्यक्ति को जो है हम जीने का हक देते हैं, उसको जो है जिंदा रहने का हक देते हैं, उसको जो है हम आजादी देते हैं, लिबर्टी, फ्रीडम हम देते हैं। ये भारतीय राज्य घटना कहती है। लेकिन वो कहता है कि आर्टिकल 21 में एक्सेप्ट अंडर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, वो कहता है कि हम अधिकार देते हैं, लेकिन ऐसी कुछ परिस्थितियां जहां पे अगर भारत सरकार ने या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, हमारे संसद ने, हमारे राज्य विधानसभा ने अगर सही तरीके का इस्तेमाल करते हुए कानून बनाया और उस कानून के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाए या किसी व्यक्ति का फ्रीडम उससे जो है लिया जाए, इस तरह का प्रावधान अगर उस कानून में है और वो कानून अगर सही प्रक्रिया से बनाया हुआ है, तो उस व्यक्ति को फांसी पे भी लटकाया जा सकता है, उस व्यक्ति का जो फ्रीडम जो है वो उससे लिया जा सकता है। इसका मतलब वो व्यक्ति नहीं कह सकता है कि आर्टिकल 21 के अनुसार तो जो है आपने कहा था कि जो है हम में से जो है हर एक व्यक्ति को राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है। बिल्कुल है, लेकिन यही अधिकार कहता है कि अगर कुछ इस तरह के वाकये होते हैं
जहां पर पार्लियामेंट कंसिडर करता है कि इन कारणों की वजह से इनको जो है फांसी पे भी लटकाया जा सकता है। एक एग्जांपल मैं देता हूं, राइट टू लाइफ हम में से हर एक व्यक्ति को जो है राइट टू लाइफ है, लेकिन मान लो अगर कोई व्यक्ति जो है रेप करता है, हीनस क्राइम करता है, और वो व्यक्ति जाके अगर वहां पे आर्टिकल 21 दिखाए और बोले कि ठीक है मैंने रेप तो किया, लेकिन जो है आप मुझे मार नहीं सकते हो, आप मुझे जो है फांसी की शिक्षा नहीं दे सकते हो, आप मुझे जो है जेल में नहीं डाल सकते हो, और अगर वो आर्टिकल 21 की गुहार लगाएगा तो दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है कि अगर पार्लियामेंट या मान लो जो कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है अगर सही तरीके का इस्तेमाल करते हुए कानून बनाता है, और उस कानून में अगर कहा गया है कि रेप के लिए जो है फांसी की शिक्षा है, तो उसको वहां पे उस तरह की शिक्षा, उसका उस तरह का जो अधिकार है, फ्रीडम जो है वो उससे लिया जाएगा। ये आर्टिकल 21 का मीनिंग है। अब ये समझने के लिए यहां पर दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, एक को हम कहते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और दूसरे को हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ यानी यहां पे जो कीवर्ड है प्रोसीजर, तरीका, पद्धत, करेक्ट। अब कोई भी चीज, मान लो कोई भी एक्शन अगर लेनी है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर पुलिस आते हैं और जो है मुझे पकड़ के लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि जो है आप मुझे पकड़ के लेके जा रहे हैं तो जो है ऐसा कोई कानून है क्या जिसके अंतर्गत जो है आप मुझे पकड़ सकते हो। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा भैया कौन सा कानून है। दूसरा मैं ये पूछूंगा कि अच्छा कानून बनाया है, लेकिन ये कानून किसने बनाया है? हवालदार ने बनाया है, कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बनाया है, भारत की राज्य घटना के अनुसार संसद ने बनाया है, या किसने बनाया है? और अगर बनाया है तो भारतीय राज्य घटना के अनुसार उस संस्था को, उस संसद को उस तरह का कानून बनाने का अधिकार है या नहीं। जैसे हमें पता है यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, यानी केंद्र सूची में जो विषय है वहां पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकता है। अगर राज्य सरकार ने वैसा कानून बनाया है तो वो कानून जो है वैलिड नहीं रहेगा, वैध नहीं रहेगा। तो दूसरा हमें देखना पड़ेगा, एक कानून है क्या, दूसरा अगर कानून बनाया है तो जो है वो वैध तरीके से या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको वो कानून बनाने का अधिकार है या नहीं जो कानून बनाया गया है। और तीसरी चीज हमें देखनी पड़ेगी कि ये कानून बनाने के लिए सही प्रक्रिया, प्रोसीजर, वो प्रोसीजर फॉलो करके वो कानून बना है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अगर फिनेंस से रिलेटेड, वित्त से संबंधित, पैसे से संबंधित अगर कानून बनाना है तो वो कानून राज्यसभा नहीं बना सकती है। हमें पता है कि उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अधिकार लोकसभा के पास है। तो प्रोसीजर जो है लोकसभा ने वो कानून बनाना, उस तरह की प्रोसीजर फॉलो की गई है या नहीं। मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमें करना है, हमारे संविधान में ही जो है कुछ मेजर चेंज हमें करना है, तो आर्टिकल 368 में जो प्रक्रिया दी हुई है उस तरीके से उस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो प्रक्रिया फॉलो नहीं की तो वो कानून जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत उस कानून को खारिज कर सकता है। किसी भी कानून को अगर टीकना है तो क्या करना पड़ेगा, वो कानून है क्या, वो कानून किसने बनाया और सही प्रक्रिया वहां पे फॉलो की है या नहीं। तो यहां पे कोर्ट देखेगा प्रक्रिया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा सही प्रक्रिया के द्वारा वो कानून बनाया गया है नहीं। इसी को हम कहते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, योग्य पद्धति ने, योग्य तरीके से, सही तरीके से। सो बेसिकली ये कंसेप्ट जो था वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है कि जो भी कानून संसद द्वारा बनाया जाता है, संसद द्वारा जो संविधान में दी गई जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, तो उस कानून को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव एक्शन को चैलेंज किया जाएगा, किसी अधिकारी ने कोई कार्रवाई की तो जो है वो कार्रवाई क्यों की, सही थी गलत थी, वो बात अलग है। लेकिन संसद ने कोई कानून बनाया हुआ है, सही तरीके से बनाया हुआ है, तो उस कानून को जो है खारिज नहीं किया जा सकता है। ये कंसेप्ट जो है इसे हम कहते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने लिया हुआ है। बट ये विचार जो है संकुचित विचार हो गया। अगर हम देखेंगे तो कानून, कोई भी कानून जो है वो क्या होना चाहिए, लॉ हमने देखना चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने वो बनाया है या नहीं देखना चाहिए, सही तरीका फॉलो किया गया है या नहीं देखना चाहिए। बट उसके आगे भी तो एक चीज है कि जो कानून बनाया है सिर्फ पार्लियामेंट ने बनाया इसका मतलब मामला खत्म थोड़ी होता है। जो कानून बनाया हुआ है वो कानून फेयर है क्या, जस्ट है क्या, वहां पे आर्बिट्रेस तो नहीं, आर्बिट्रीनेस तो नहीं। आर्बिट्रीनेस मीन्स जिसे हम कह सकते हैं कि मनमानी पद्धति ने, आपके मन को लगा इसकी वजह से जो है वहां पे पार्लियामेंट ने वो कानून बना लिया। नो,
आपको देखना पड़ेगा कि वो जो कानून बनाया हुआ है इसकी वजह से सामान्य लोगों के जो है सही तरीका का न्याय उनको मिल रहा है या नहीं, या सामान्य लोगों के ऊपर जो है आपके मनमानी की वजह से, ये कानून बनाने की वजह से जो है अन्याय हो रहा है। सो कानून कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो फेयर है। इट शुड बी फेयर, इट शुड बी जस्ट। लोगों को जो है अन्यायकारक नहीं होना चाहिए, उनको सही तरीके का न्याय उसमें से मिलना चाहिए, समानता वहां पे प्रस्तापित होनी चाहिए, तब जाके उस कानून को हम कहेंगे इट इज अ फेयर लॉ, इट इज अ जस्ट काइंड ऑफ न्याय। इस तरह की परिस्थिति है। एंड इट शुड नॉट बी आर्बिट्री। आर्बिट्री मीन्स मनमानी पद्धति से। यानी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि चलो वो व्यक्ति दिख रहा है, उस व्यक्ति को फांसी पे लटका दो, इस तरीके का मामला नहीं चलेगा। इवन इफ ही इज प्राइम मिनिस्टर, ही कैन नॉट डू लाइक दिस। व्हाई? क्योंकि भारतीय राज्य घटना के अनुसार अगर कानून नहीं बनता है, अगर वो प्रक्रिया फॉलो नहीं की जाती है, तो जो है उस तरीके का कार्रवाई किसी के भी द्वारा नहीं की जा सकती है। सो ये दो तरीकों को हमें समझना पड़ेगा। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये जो है नैरोअर कंसेप्ट है, और यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार दिया हुआ जिसे हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि इसके अलावा हमें यह भी देखना है कि सिर्फ संसद ने कानून बनाया इसका मतलब जो है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। नो, उसका आगे जाके हमें देखना पड़ेगा कि वो कानून जो है जस्ट है या नहीं, न्यायपूर्ण तरीके से है या नहीं, मनमानी तरीके से तो ये कानून नहीं बनाया हुआ है। सो कानून कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जिसने सही तरीके का तो जो है फॉलो अप करना ही चाहिए, इन द सेंस इट शुड फॉलो द करेक्ट प्रोसीजर। बट उसके साथ ही हमने ये भी देखना चाहिए कि इस कानून की वजह से मनमानी तरीके से ये कानून नहीं बना है या किसी के ऊपर अन्याय नहीं होता है। अगर ये दो चीजें आती है तब जाके हम कहेंगे कि वो कानून सही तरीके का कानून है। बट ओरिजिनली भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी वहां पे तो सिर्फ एक ही शब्द लिखा हुआ है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कि अगर सही तरीका वहां पे फॉलो किया गया है संसद द्वारा या मान लो राज्य की विधानसभा द्वारा, तो उस कानून को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21 कहता है एज पर एज पर्सनल लिबर्टी या लाइफ इज कंसर्न। और 1951 में ए.के. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि अगर कोई कानून वैध है या नहीं, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? ये देखने के लिए मुख्यतः हम देखेंगे कि सही तरीके से संसद ने या जो कोई वहां पे लेजिस्लेटिव बॉडी है उसने सही तरीके से, यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड इज प्रोसीजर, उसमें क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं, तरीका सही है क्या, प्रोसीजर फॉलो किए है क्या। सो सही तरीके से अगर बना है तो हम उस कानून को वैलिड समझेंगे। वो अच्छा है बुरा है उसके बारे में जुडिशियरी कोई कमेंट नहीं देगी। ये किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1951 के ए.के. गोपालन केस में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यही पोजीशन को फर्दर क्लैरिफाई किया एक इंपॉर्टेंट केस जिसे हम कहते हैं मनेका गांधी केस 1978 की। और इस मनेका गांधी केस के अंतर्गत अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहां पे शब्द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिखा हुआ है आर्टिकल 21 में, लेकिन उसका हमने संकुचित अर्थ नहीं लेना चाहिए। हमने ये नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ प्रोसीजर फॉलो हुई है या नहीं। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इसका ही मतलब संसद ने वो कानून बनाते वक्त या जो कोई वहां की लेजिस्लेटिव बॉडी है उसने ये कानून बनाते वक्त ये भी सोचा है कि वो कानून फेयर है या नहीं, वो कानून जस्ट है या नहीं, वो कानून जो है मनमानी तरीके से तो नहीं बनाया गया। सो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इस शब्द में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये भी छुपा हुआ है। ऐसा भारतीय राज्य घटना के अनुसार हमने उसका मतलब निकालना चाहिए, ऐसा 1978 में कहा गया। और अब 1978 ऑनवर्ड्स मुख्यतः भारतीय राज्य घटना के अनुसार या मान लो इंडियन जुडिशरी के अनुसार आर्टिकल 21 को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तब हम ब्रॉडर एस्पेक्ट वहां पे कंसीडर करते हैं, दैट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो वेरी मच रिटर्न इन आर्टिकल 21, लेकिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में ही वहां पे दी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये भी वहां पे जो है वो छुपा हुआ है, ये भी हमने समझना चाहिए। सो इन सिंपल वर्ड्स आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ यानी कानून सही तरीके से सही प्रक्रिया से बना है या नहीं, सिर्फ उतना मिले। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सही तरीके से तो बनना ही बनना चाहिए, बट उससे भी महत्वपूर्ण है कि वो कानून मनमानी तरीके से तो नहीं बनाया हुआ है, वो कानून अन्यायकारक तो नहीं है, वो कानून लोगों में भेदभाव तो नहीं करता है। दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मुख्यतः इंटेंशन, द की वर्ड इज इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर्स। जिसने कानून बनाया है उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है, उसके पीछे उनकी मनीषा क्या है। एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ
उद्देश्य, मनीषा वो छोड़ दो, सही तरीका फॉलो किया है या नहीं, सही प्रक्रिया फॉलो किया है या नहीं, 1 2 3 4 5 दीज आर द स्टेप्स, ये स्टेप्स फॉलो किए हैं या नहीं। अगर ये स्टेप्स फॉलो नहीं किया तो ये कानून इनवैलिड, ये कानून अवैध। लेकिन अगर ये स्टेप्स फॉलो किए हुए हैं तो उस कानून में कुछ भी हो वो कानून वैध, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। सो की वर्ड इज प्रोसीजर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में की वर्ड इज इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर्स। ये डिफरेंस हमने ध्यान में देना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, इस चर्चा में आपको यह समझना चाहिए कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार क्या है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार क्या है, ए.के. गोपालन केस में क्या है, मनेका गांधी केस में क्या है। तो ये मुख्यतः लेजिस्लेटिव जो कानून बनते हैं उससे ही संबंधित प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये कंसेप्ट जो है वहां पे लागू होते हैं। आई होप आर्टिकल 21 और उससे संबंधित ये जो दो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है आपको समझ में आ गई। आपको पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आर्टिकल 21 का दायरा भी बढ़ गया कि राइट टू लाइफ, इसका मतलब सिर्फ जीना मरना नहीं, सो राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, विथ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। और उसके लिए फिर राइट टू पोर्टेबल वाटर, पीने लायक पानी, राइट टू एनवायरमेंट, साफ जो है पर्यावरण वहां पे होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन आर्टिकल 21A, ये अलग अलग चीजें जो है राइट टू लाइफ का हिस्सा है। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्फर्ड राइट्स हम जिसे कहते हैं, या आर्टिकल 21 का दायरा अलग अलग जजमेंट के माध्यम से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाया गया है। सो आई होप नाउ यू हैव understood the concept procedure established by law and due process of law. Thank you.